जय मां शारदे। नमस्कार प्यारे दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आपसे किए गए वादे के अनुसार मैं उपस्थित हूँ डे 2 में सोशियोलॉजी के प्रैक्टिस के लिए 20 क्वेश्चन के साथ। मैं अलका मिश्रा और मैं आप सभी का अमोघ मंत्रा में हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल हम 20 क्वेश्चन देखे थे और फ्रेंड्स देखेंगे कि अगर हम डेली 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये जो 20 है ना, ये हमारे सिलेक्शन को, हमारे परफॉर्मेंस को, हमारे जो परफॉर्मेंस होगा एग्जामिनेशन में वो इम्प्रूव करेगा। और हम कहीं ना कहीं जो कुछ मार्क्स से चूक जाते हैं एग्जाम में, तो उसमें हमारे लिए निस्संदेह रूप से यह एक मेल का पत्थर साबित होगा। तो आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को देखते हैं। गांव के सामाजिक संगठन को कौन प्रभावित करता है? गांव के सामाजिक संगठन को कौन प्रभावित करता है? जाति व्यवस्था ऑफ कोर्स प्रभावित करती है जाति व्यवस्था। नगर की निकटता, यातायात एवं संचार के उत्तम साधन। बिल्कुल, ये जो आप देखेंगे कि जो गांव जो होते हैं, जो शहर के आसपास रहते हैं, जो नगरों के आसपास रहते हैं, उनके जो रहन सहन है, उनके जो संगठन है, उनके जो तरीके हैं उसमें, और जो दूर के ये जो सिटी है, इस सिटी के जो पास के गांव हैं उनमें और जो दूर के गांव हैं उनमें बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। जो दूर के जो गांव होते हैं उनके जो सामाजिक संगठन है वह थोड़े भिन्न प्रकार के होते हैं, और जो शहर के आसपास के जो गांव होते हैं वो शहरी वातावरण से प्रभावित होते हैं। और इसी प्रकार से नगर की निकटता सही हो गई। नेक्स्ट है यातायात एवं संचार के उत्तम साधन। जितना अच्छा सुविधा होगा यातायात का या फिर संचार का, तो उस जो कोई भी गांव होगा उसके जो संगठन होंगे उतने सुदृढ़ होंगे। उनका जो आदान प्रदान होगा, सांस्कृतिक आदान प्रदान जो होगा नगरों से, वो हाई लेवल का होगा, यानी अधिक होगा। और इस प्रकार से जो दूर दराज के गांव है जहाँ पे यातायात एवं संचार के उत्तम साधन नहीं है, वहाँ के लोग प्राचीनतम जीवन जी रहे होते हैं। वहाँ के सामाजिक संगठन में परिवर्तन होता है, जैसे विवाह में, शिक्षा में, परिवार के रहन सहन में, बहुत सारी चीजों में परिवर्तन, धार्मिक चीजों में। तो इस प्रकार से ये जो है शहरों से निकटता, यातायात एवं संचार के उत्तम साधन एवं जाति व्यवस्था, तीनों जो है गांव के सामाजिक संगठन को प्रभावित करते हैं। जाति व्यवस्था तो आप जानते ही हैं कि गांव के सामाजिक संगठन का जो है भारतीय गांवों के विशेष रूप से यह एक मूलभूत विशेषता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सांकेतिक नगर है? तो फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा रोम। रोम एक सांकेतिक नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रमुख क्रियाओं को नगरों के वर्गीकरण का आधार मानने का सुझाव किसका है? प्रमुख क्रियाओं को नगरों के वर्गीकरण का आधार मानने का सुझाव किसका है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि जो नगर हैं उनको क्रियाओं के आधार पे, उनकी एक्टिविटीज के आधार पे उनका वर्गीकरण हो, ऐसा सुझाव किसने दिया था? यानी नगरों का वर्गीकरण जनसंख्या या फिर उनके विकास के आधार पे ना करके उनकी जो प्रमुख प्रिंसिपल एक्टिविटीज है इनके आधार पे किया जाए, यह सुझाव कौन देता है? तो ये देते हैं मुंच देते हैं। और ये क्वेश्चन, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन एक बार आ चुका है, 17 या फिर 18 के नेट के एग्जाम में आया था।
इससे रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं था, लेकिन इससे रिलेटेड, इससे जुड़ा हुआ जब आप उस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यह 18 या फिर 17 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कौन सा राज्य दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कौन सा राज्य दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जो तमिलनाडु है और केरल है, ये जो है ये हमारे साउदर्न मोस्ट स्टेट है, ये एकदम दक्षिणी। जब आप इंडिया का मैप देखेंगे तो यहाँ पे केरल हो जाएगा और यहाँ पे तमिलनाडु हो जाएगा। तो थोड़ा सा और ओके, तो यहाँ पे जो होगा ये केरल होगा और ये जो होगा तमिलनाडु होगा। तो ये दक्षिण मोस्ट ऑलरेडी हो गए, तो ये केरल एंड तमिलनाडु तो हो ही जाएंगे। उसके बाद कौन सा हमारा ऑप्शन होता है? उसके बाद है कर्नाटक। तो कर्नाटक देखेंगे कि ये यहाँ पे है कर्नाटक, यहाँ पे, तो यह भी लगभग दक्षिण में ही आता है। तो इसमें हमें ये हो जाएगा हमारा आंसर एलिमिनेशन के द्वारा आंध्र प्रदेश, जो यहाँ पे होता है आंध्र प्रदेश यहाँ। तो दक्षिणतम राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया था, तो ये होगा आंध्र प्रदेश। ये तो हमने कॉमन सेंस लगाया है। इसके अलावा जब आप सूची वो जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को देखेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से आंध्र प्रदेश को उसमें शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्षेत्रीय समुदाय का उद्देश्य होता है। क्षेत्रीय समुदाय का उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक सहयोग बिल्कुल होता है। जो क्षेत्रीय समुदाय होते हैं उनका उद्देश्य आर्थिक सहयोग होता है, संतुलित विकास भी होता है एवं सांस्कृतिक विनिमय भी होता है। सांस्कृतिक विनिमय का मतलब होता है कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, एक संस्कृति के तत्वों को दूसरे संस्कृति द्वारा लिया जाना, और इसी प्रकार से दोनों एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं अपने तत्वों को, इससे सांस्कृतिक विनिमय करते हैं। और आर्थिक सहयोग, संतुलित विकास, ये तीनों किसी भी क्षेत्रीय समुदाय का उद्देश्य बिल्कुल हो सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी सभी। प्राचीन समय में कौन सा पूर्णतया विश्वविद्यालय नगर था? प्राचीन समय में कौन सा पूर्णतया विश्वविद्यालय नगर था? तो ये तक्षशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा एंड काशी। तो आप पूर्णतया विश्वविद्यालय नगर के बारे में जानते होंगे, तो ये था नालंदा। नालंदा पूर्णतया विश्वविद्यालय नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनिका, मुथुआन, पन्नियन, सोलगा आदि द्रविड़ भाषा बोलने वाली जनजातियों के लिए वेट्टी शब्द का प्रयोग किसने किया है? यानी वेट्टी शब्द का प्रयोग किसने किया है? ये वेट्टी क्या है? जनजाति है, और ये कौन सी भाषा बोलती है? द्रविड़ परिवार की भाषा बोलती है। कनिका, मुथुआन, पन्नियन, सोलगा आदि। इसको किसने किया है? तो आप ये से देख रहे हैं, ये है एस सरकार। एस सरकार ने वेट्टी शब्द का प्रयोग किया है ऐसे जनजातियों के लिए जो द्रविड़ भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही उत्तर का चयन कीजिए। वेट्टी के साथ ही टोटमवाद का जन्म हुआ। सॉरी, इसमें हमारा एक ऑप्शन नहीं आया है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं आपको। वेट्टी के साथ ही टोटमवाद का जन्म हुआ। इसका जन्म मुंड भाषा बोलने वाले लोगों से हुआ। इसका जन्म पेलियो मंगोलाइट ऑस्ट्रो एशियाटिक से हुआ। ये इसमें हमें सही उत्तर का चयन करना है, सही उत्तर का चयन करना है, और ये हमारा जो है इसमें हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑल।
इसमें हो जाएगा ऑल। ये छूट गया था नहीं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटम की विशेषता कौन सी नहीं है? तो जनजाति के सदस्यों से संबंधित होता है, बिल्कुल होता है। जनजाति समूहों में एकता की भावना निर्मित करता है। आप इमाइल दुर्खिम को पढ़ेंगे तो उन्होंने टोटम वर्ड से संबंधित अपना एक कॉन्सेप्ट ही दिया है और उसमें उन्होंने सामूहिक एकता को दर्शाने वाला इसे माना है। सामाजिक समूह की रक्षा करता है, बिल्कुल करता है। अंतर विवाह के नियमों का पालन करता है। तो ये यहाँ पे इससे इसका मतलब नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी। जनजातियों में दहेज प्रथा, क्वेश्चन है जनजातियों में दहेज प्रथा नहीं पाई जाती है, सामान्य नहीं है, मोल भाव का विषय है, कुछ जनजातियों में सुस्थापित प्रथा है। तो इसे मान सकते हैं क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं पाई जाती या फिर ये सामान्य भी नहीं है, क्योंकि दहेज प्रथा तो जनजातियों की समस्या है ही नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि पाई नहीं जाती है। और मोल भाव का विषय है, ऐसी भी कोई बात सभी जनजातियों में आप ऐसा नहीं देखेंगे। हाँ, कुछ जनजातियों में जरूर मिलता है। तो इसमें हम क्या कहेंगे, जो हमारा बेस्ट आंसर होगा, कुछ जनजातियों में सुस्थापित प्रथा है। कौन सी जनजाति में अभातृक बहुपति प्रथा प्रचलित है? कौन से जनजाति में अभातृक बहुपति प्रथा प्रचलित है? तो ये आप देखेंगे, ए है केरल की कोटा, बी है खासी जनजात, सी है नीलगिरी की टोडा और डी है मालाबार के नायक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी, मालाबार के नायक। इनमें अभातृक बहुपति प्रथा। अभातृक का मतलब है कि जो भाई न हो, जो सगे भाई न हो, ऐसे किसी औरत का ऐसे पुरुषों से विवाह होना, कई पुरुषों से विवाह होना जिनमें जो आपस में भाई नहीं हो, इसे अभातृक बहुपति प्रथा बोलते हैं। और भातृक बहुपति प्रथा होता है कि जब एक औरत का एक ही मतलब जो पुरुष सदस्य होते हैं सभी आपस में भाई भाई होते हैं, तो वो भातृक प्रथा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनजाति में तलाकशुदा स्त्री का सर्वाधिक सम्मान होता है? किस जनजाति में तलाकशुदा स्त्री का सर्वाधिक सम्मान होता है? तो असम की लुसाई, मिर्जापुर की कोरवा, खासी जनजात एवं नेक्स्ट है संथाल। तो ये जो आंसर होगा, मिर्जापुर की कोरवा जनजाति में तलाकशुदा स्त्री का सर्वाधिक सम्मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण समाज में यद्यपि अत्यधिक विभेदीकृत नगरीय समाज की तरह एकीकरण का अभाव पाया जाता है, यह आधारित होता है। ग्रामीण समाजों में यद्यपि अत्यधिक विभेदीकृत नगरीय समाज की तरह एकीकरण का अभाव पाया जाता है और यह आधारित होता है अत्यधिक विभेदीकृत नगरीय समाज। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे कि जो हमारा जो शहर होता है, नगर होता है, वहां पे अत्यधिक विभेदीकृत यानी डिफरेंस ज्यादा समझ में आता है। तो जो ऐसा समाज होता है नगर में होता है, वैसा एकीकरण तो गांव में नहीं पाया जाता है। गांव में चीजें अत्यधिक विभेदीकृत नहीं पाई जाती हैं, लगभग चीजें समान रूप से होती हैं। विषमता जो होती है इतनी अधिक नहीं पाई जाती है जितना नगरीय समाजों में है। तो इस प्रकार से जैसी विभेदीकरण होती है वैसी एकता भी पाई जाती है, एकीकरण पाया जाता है। जब दुर्खिम को पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन उनका जो कॉन्सेप्ट है, तो उसमें पाएंगे कि नगरीय समाजों में जो होता है, विभेदीकृत जो समाज होता है, वहां भी एकता पाया जाता है और उसके तरीके अलग होते हैं। उसे हम पढ़ेंगे, उसका कार्य अलग होता है, उसका मैकेनिज्म अलग होता है। लेकिन जो गांव होता है वहां पे एकीकरण का अलग तरीका होता है। तो ये किस चीज पे आधारित होता है पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो ये होगा समानताओं पर, पारस्परिक अंतर निर्भरता पर
प्राकृतिक विपत्तियों के खतरे पर और सभी पर। तो बिल्कुल ये जो एकीकरण का भाव जो गांव में होता है ये समानता पे आधारित होता है, पारस्परिक अंतर्निर्भरता पे आधारित होता है एवं विपत्तियों के खतरों के आधार पर भी होता है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह निष्कर्ष किस स्रोत का है कि भूमि पर उत्पादन का 1/6 भाग लिया जाता था? महाभारत, अर्थशास्त्र, परंपरा, सभी। तो इसे परंपरा के आधार पे माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरात्मक समाज को औद्योगिक समाज से भिन्न कौन करता है? वर्गभेद, सामाजिक गतिशीलता, मध्यम वर्ग की उपस्थिति, कोई भी नहीं। तो ये क्वेश्चन क्या है? परंपरागत समाज को औद्योगिक समाज से अलग कौन करता है? तो कौन करता है? सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता जो होती है औद्योगिक समाज में बहुत अधिक पाई जाती है, जो कि परंपरागत समाज में बहुत कम होता है। तो ये जो है औद्योगिक समाज और परंपरात्मक समाज में जो भिन्नता का आधार है वो है सामाजिक गतिशीलता। तो हमारा आंसर भी यही हो जाएगा। औद्योगिकरण के लिए शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इस पर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये होनी चाहिए परंपरात्मक मूल्यों को संरक्षण प्रदान करने से संबंधित, शास्त्रीय ज्ञान को बनाए रखने के उद्देश्य वाली, तकनीकी आवश्यकता की पूर्ति करने वाली, या फिर दक्ष कार्य शक्ति को उत्पन्न करने से संबंधित। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर औद्योगिकरण चाहिए तो कैसा होना चाहिए? स्किल्ड लेबर होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था स्किल्ड टाइप से होनी चाहिए ताकि वो शिक्षित और प्रशिक्षित युवकों को दे, जिससे औद्योगिकरण की जो गति है वो बढ़ सके। तो इसके लिए क्या होगा? दक्ष कार्य शक्ति को उत्पन्न करने से संबंधित होना चाहिए। जो हमारी शिक्षा है वो दक्ष कार्य शक्ति यानी स्किल्ड वर्कफोर्स को जन्म देने वाली होनी चाहिए। स्किल्ड वर्कफोर्स यानी दक्ष कार्य शक्ति को उत्पन्न करने से संबंधित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः औद्योगिक श्रमिक होता है, सामान्यतः औद्योगिक श्रमिक जो होता है एक असमर्पित श्रमिक, एक अर्धसमर्पित श्रमिक, सामान्यतः समर्पित श्रमिक, विशेष रूप से समर्पित श्रमिक। तो ये पूछ रहा है औद्योगिक श्रमिक की बात। तो ये हो जाएगा विशेष रूप से समर्पित श्रमिक। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि औद्योगिक श्रम के लिए जो कुछ कायदे कानून होते हैं, कुछ उसके लिए रूल्स होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, जिससे लागू करना होता है, कुछ स्किल की जरूरत होती है। तो इसलिए विशेष रूप से समर्पित श्रमिक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर औद्योगिक समाज किसे कहेंगे? तेल संपन्न देशों का समाज, समाजवादी समाज, पूंजीवादी समाज, औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में उभरता समाज। तो उत्तर औद्योगिक कैसे होगा? जब औद्योगिक समाज होगा उसके बाद ही आएगा उत्तर औद्योगिक समाज। तो ये कब आएगा? जब औद्योगिक दृष्टि से विकसित देश हो जाएंगे, उसमें जो समाज उभरेगा वह उत्तर औद्योगिक समाज कहलाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर औद्योगिक समाज की अवधारणा किसने दी है? एलन ट्रो ने दी है, बिल्कुल दी है। नॉर्मन बीरनबाउम ने भी दी है और डेनियल बेल ने भी दी है। तो ये सभी हो जाएंगे फ्रेंड्स, ये सभी ने, इन सभी ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए विधानसभा, ग्राम पंचायत और स्थानीय निकायों में स्थान सुरक्षित करने पे जोर देता है? तो फ्रेंड्स ये तीनों हो जाएंगे 334, 330 एंड 332। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑल। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं से इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब तो नेचर थोड़ा और भी परिवर्तित हो रहा है, एनटीए 2-3 बार से जब से एग्जाम ले रहा है तो चीजें बदल रही है। तो फ्रेंड्स प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स
फिर कल मिलेंगे 20 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अपनी क्लास वॉच किए, इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोग लाभान्वित होते रहिए और शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।